प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास के चैप्टर 1 में संसाधन में बहुत सारी बातों को जान चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक इस अध्याय में संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, संसाधन नियोजन, भारत में नियोजन आदि चीज़ों को जान चुके हैं। भारत में भूमि उपयोग के बारे में भी जान चुके हैं। इस भाग में हम लोग मुख्य रूप से मृदा संसाधन और उसके प्रकार को समझेंगे। मृदा क्या है, मृदा संसाधन क्या है और भारत में कितने प्रकार की मृदाएं अर्थात मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी संसाधन, सॉइल रिसोर्स क्या है। तो सॉइल मिट्टी, हम लोग जहाँ घूमते फिरते हैं, चलते हैं, सब मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर का असंगठित चट्टानी कण मिट्टी है। ऊपर का भूपृष्ठ का ऊपरी परत जो असंगठित है, जिस पर हम फसल उपजाते हैं, जिसका उपयोग कई रूपों में करते हैं, वह मिट्टी है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति का अमूल्य देन है हम लोगों को, और यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है। हाँ, यह बात अलग है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं, और हम लोग मिट्टी क्षरण में सहयोग करते हैं, जिसके कारण अपनी गतिविधियों से सहयोग करते हैं, जिसके कारण क्षरण होने में बहुत कम समय लगता है। तो इस तरह से यह भूपृष्ठ का ऊपरी भाग है, और मृदा निर्माण के कई कारक हैं। उन कारकों का प्रभाव किसी भी स्थान के मिट्टी निर्माण पर पड़ता है। जैसे प्रमुख कारक है जनक शैल। अब जनक शैल क्या है, तो पहले हम लोग देखें कि यह असंगठित कण है धरातल का, भूपृष्ठ का, और भूपृष्ठ बना हुआ है किस चीज से, तो चट्टान से बना हुआ है। अर्थात चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो जिन चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनता है, वही चट्टान मिट्टी का जनक शैल अर्थात निर्माण करने वाला चट्टान कहलाता है। उसी तरह से दूसरा प्रमुख कारक मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख फैक्टर है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु कैसे प्रभावित करता है, तो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम मरुस्थल की चर्चा करें, अगर उदाहरण के रूप में देखें, तो वहाँ दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, रात्रि में ठंडक पड़ने लगता है, यानी तापांतर, दैनिक तापांतर दिन में बहुत अधिक हो जाता है, रात्रि के समय में कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ एक यांत्रिक ऋतुक्षरण, भौतिक ऋतुक्षरण की क्रिया होती है। अर्थात चट्टानें दिन में फैलती है और रात में सिकुड़ती है, जिसके कारण वो टूट फूट करके मिट्टी में बदल जाती है। तो इस तरह से विश्व के कई क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होने के कारण मिट्टी का निर्माण अलग अलग प्रकार से प्रभावित होता है जलवायु के द्वारा। तो जलवायु के बाद वनस्पति तथा जैव पदार्थ। वनस्पति और जैव पदार्थ कैसे प्रभावित करते हैं मिट्टी निर्माण को, तो वनस्पति घास, पेड़ के पत्ते जो गिरते रहते हैं, घास, पेड़ पौधे, उसकी लकड़ियां जो गिरते रहते हैं, ये सड़ते गलते रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये सड़ते गलते रहते हैं और मिट्टी में घुलते मिलते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। और ये जो वनस्पति, घास, पत्ते सड़ते गलते हैं और मिट्टी में घुलते मिलते हैं, इसे ही ह्यूमस कहा जाता है, और ह्यूमस ही मिट्टी का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। अर्थात वनस्पति के सड़ने गलने से ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इस तरह से एक कारक भी बहुत ही सहयोगी है मिट्टी के निर्माण में। उसी तरह से वायु, जल, हिम, नदी को देख रहे हैं, तो वायु, जल, हिम, नदी ये सब क्या हैं, अपर्दन के कारक हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों को तोड़ फोड़ कर पहुंचाते रहते हैं, उसके कण को पहुंचाते रहते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी निर्माण में सहायक बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मृदा निर्माण का प्रमुख कारक जनक शैल,
जलवायु, वनस्पति तथा जैव पदार्थ, वायु, जल, हिम, नदी आदि है। इस तरह से मृदा निर्माण में जैव तत्व और अजैव तत्व दोनों सहयोगी है, अर्थात बायोटिक और एबायोटिक दोनों तत्व सहयोगी होता है। अब हम लोग देख रहे हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। आपके सामने जो चित्र है उसमें मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का चित्र है, और इसमें देख रहे हैं कि सबसे ऊपरी परत जिसमें कुछ वनस्पति दिखाई दे रहा है, जो सबसे ऊपर है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे कि सबसे ऊपर में वनस्पतियों के सड़ने गलने से, जैविक पदार्थों के घुलने मिलने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो उपजाऊ होता है, जिस पर वनस्पति का विकास होता है। तो वह सबसे ऊपरी परत ऊपरी संस्तर की मृदा कहलाती है, टॉप सॉइल कहलाता है, और यह सबसे उपजाऊ होता है। उसके नीचे यानी जस्ट सेकंड वाला जो लेयर है वह उप मृदा, अपक्षयित चट्टाने, बालू, गाद, सिल्ट, मृतिका यानी क्ले आदि से निर्मित है, और ये सब सॉइल कहलाता है। और ये कुछ नीचे होता है जिसके कारण एक कम उपजाऊ होता है। और उसके नीचे तीसरी परत जो वेदर्ड रॉक यानी अधा स्तरीय अपक्षरित आधारी चट्टाने, अर्थात चट्टाने टूट फूट जहां से शुरू होती है वो लेयर है, यानी कि वहां चट्टाने टूट फूट रही है लेकिन उसमें जैविक पदार्थ आदि नहीं मिल रहे हैं अभी, वो तीसरे लेयर में है। उसके ऊपर वाले लेयर और टूटे फूटेगा, बालू कण में बदलता है और सबसे ऊपर जैविक तत्व मिलते हैं। तो ये तीसरा लेयर जहां चट्टाने टूटना फूटना शुरू होती है। और सबसे नीचे जो है वह सॉलिड रॉक है, जिसको जनक शैल कह रहे थे। वो अपक्षय रहित है, उस पर कोई न इरोजन का प्रभाव है न बेदरिंग का प्रभाव है, वो सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में चट्टान है। तो इस तरह से मृदा परिच्छेद का 4 भाग में हम देख रहे हैं। सबसे नीचे सॉलिड रॉक, आधारभूत चट्टान, और उसके बाद सेकंड लेयर जिस पर चट्टाने टूटना फूटना शुरू हुआ, और उसके बाद तीसरा लेयर जो अधिक मात्रा में चट्टाने टूट फूट रही है और रेत, बालू, क्ले आदि में बदल रही है, और सबसे ऊपर वाला टॉप सॉइल लेयर जो उपजाऊ तत्व है, महीन कण से बना हुआ है, जिसमें ह्यूमस आदि की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मृदा परिच्छेद का सॉइल लेयर 4 लेयर में है। अब हम लोग देखेंगे भारत में मृदा की स्थिति, मृदा का वर्गीकरण, कि भारत में भी मृदा के निर्माण पर इन कारकों का, जनक शैल का यानी जिन चट्टानों के टूटने से बनता है, जलवायु का, वनस्पति तथा जैव पदार्थ का, वायु, जल, हिम, नदी जो परिवहन और अपर्दन और परिवहन का कार्य करते हैं, उसका प्रभाव भारत पर में भी पड़ा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भारत में भी विकसित हुई है। जैसे आपके सामने जो मानचित्र है भारत का, उसमें विभिन्न प्रकार की मृदाएं दिखाई दे रही है। इसको ध्यान से देखिए, सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, बगल में लिखा हुआ को मिलाइए कि अगर ग्रीन कलर है, हरा रंग है, तो नीचे जो संकेत दिया गया है उससे मिलाइए कि किन किन क्षेत्रों में है। उस तरह से लाल रंग जो दिया गया है उसको मिलाइए कि किन किन राज्यों में किस क्षेत्र में है, और फिर उसको मिट्टी से मिलाइए कि लाल रंग का कौन मिट्टी है, ग्रीन हरा रंग का कौन मिट्टी है, पीला रंग का कौन मिट्टी प्रदर्शित किया गया है। तो इस चित्र में आप इस चित्र को देखकर, भारत के मानचित्र को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। इस चित्र में आप लोग भारत के विभिन्न प्रकार की मृदाओं को देख रहे हैं। अब हम लोग एक एक कर अलग अलग प्रकार की मृदा अर्थात मिट्टी की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में मुख्य रूप से पर्वतीय एवं वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लेटेराइट मिट्टी तथा शुष्क मृदा यानी एरिड सॉइल का विकास हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है और इसका विस्तार
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में कुछ लंबी नदियां आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण होता है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां प्रमुख है। तो इनके डेल्टाई प्रदेशों में भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि इस मिट्टी में रेत, सिल्ट, क्ले का मिश्रण पाया जाता है और यह मिट्टी दो प्रकार का बांगर और खादर में विभाजित है। अब आप भारत के मानचित्र पर सामने देख सकते हैं कि किन किन राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी का निर्माण चूंकि नदियों द्वारा काट छांट कर लाए गए जलोढ़ के जमा करने से होता है, इसीलिए इसका निर्माण इसका नाम जलोढ़ मृदा पड़ा। अब हम भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। अर्थात सिंधु के जो सहायक नदियां भारत में प्रवाहित होती है उसके उन क्षेत्रों से लेकर पूरे गंगा के मैदानी प्रदेश होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक तथा पूर्वी तटीय मैदान में देख रहे हैं कि यह मिट्टी हल्का हरा रंग से प्रदर्शित किया गया है। साथ में गुजरात के कुछ भागों में भी यह मिट्टी उत्तरी गुजरात में विशेषकर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यह सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में रेत, सिल्ट और क्ले को अगर देखते हैं तो इस मिट्टी का मिश्रण इस प्रकार से दिखाई देता है। रेत जो सैंडी है यानी बड़े बड़े वाले कण, बलुई कण पाए जाते हैं और उससे कुछ छोटे छोटे कण जिसको हम कह सकते हैं सिल्ट। तो सैंडी, सिल्ट और बिल्कुल महीन कण जिसको क्ले कहते हैं, मृतिका, क्ले, ये तीनों के मिलने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और जब ये तीनों बराबर अनुपात में मिले होते हैं तो उसी को दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल कहते हैं। दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल कहते हैं और यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम डेल्टाई प्रदेशों में रहते हैं जहां नदियां समुद्र में गिरती है तो वहां महीन कणों को यानी क्ले का निक्षेप करता है, इसलिए वहां क्ले ज्यादा पाया जाता है यानी मिट्टी चिकनी होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के भाग में आते हैं, मान लीजिए कि बिहार और बंगाल में हैं, तो वहां नदियां मिट्टी को काट छांट करके ऊपरी पर्वतीय पठारी क्षेत्रों से ले जाती है और जमा करती है। महीन कण वहां तक पहुंच पाते हैं तो वहां क्ले की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। उसी तरह से अगर जैसे जैसे ऊपरी भाग में आएंगे, गंगा के ऊपरी मैदान में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर महीन कण से मोटे कण में बदलते जाएगा यानी सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती जाएगी और ये सिल्ट की प्रधानता वहां पाई जाएगी। उसी तरह से अगर हम हिमालय के तराई प्रदेशों में और जहां तराई प्रदेशों में मैदानी क्षेत्र है जिसे द्वार और चौक कहते हैं, वहां पहुंचते हैं तो रेत की मात्रा मिट्टी में ज्यादा हो जाती है और वह सैंडी एलुवियल सॉइल कहलाएगा, रेत वाली जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। और तीनों की मात्रा विशेषकर गंगा के मैदान में दक्षिणी भाग में देखते हैं तो तीनों की मात्रा मिश्रित रूप में पाया जाता है। जैसे बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में तो यह मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है और चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाती है। उसी तरह से देख रहे हैं कि यह मिट्टी दो प्रकार में विभाजित है, बांगर और खादर। तो बांगर और खादर का अर्थ क्या हुआ? बांगर वैसे मिट्टी को कहते हैं जो पुराना जलोढ़ है, यानी जहां पहले से जलोढ़ का निक्षेप होता आ रहा है और इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी ये पुराना जलोढ़ है। और खादर
उस जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जो नया निक्षेप है, अर्थात नया जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि निचले भागों में जहां बाढ़ का पानी हमेशा फैलता रहता है, वहां खादर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उसके बाद पंजाब हरियाणा की ओर बढ़ते हैं, तो पुराना जलोढ़ मिलता है जहां ऊंचाई ज़्यादा हो गया है मिट्टी का और बाढ़ का पानी अब फैल नहीं पाता है, तो वैसे जलोढ़ मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी तरह से जलोढ़ मिट्टी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटास और चूना की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और पोटास चूना की अधिकता होने के कारण और भारत में जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है वहाँ जल संसाधन की उपलब्धता होने के कारण यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और सर्वाधिक फसल का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है। प्रमुख फसल चावल, गन्ना, गेहूं आदि इस मिट्टी का है। तो अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल के बाद भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। तो ये काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी महाराष्ट्र में जाना जाता है, नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में जाना जाता है, अर्थात इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जाना जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि अब यहां भी स्पष्ट हो गया कि कॉटन सॉइल कहते हैं, अर्थात कपास का उत्पादन सबसे अधिक इस मिट्टी में होता होगा, इसलिए इसका नामकरण हुआ काली कपासी मिट्टी। इसका निर्माण का आधार जनक शैल है। जनक शैल का मतलब ये हुआ कि इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के मुख्य रूप से टूटने फूटने से ही हुआ है। अब यहाँ थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विश्व में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसका निर्माण मुख्यतः दो प्रकार से हुआ है। एक जो चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, जो भारत में पाया जाता है, और दूसरा वनस्पतियों के सड़ने गलने से भी मिट्टी का रंग काला हो जाता है। जो एक प्रसिद्ध विश्व में घास का मैदान है, स्टेपीज, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वहां वह मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में निर्माण हुआ है जनक शैल के टूटने फूटने से। तो ये जनक शैल क्या है जिसके टूटने फूटने से हुआ? तो इसका अगर विस्तार देखते हैं तो विस्तार दक्कन लावा पठार है, यानी कि ये लावा का पठार है। और लावा पठार का मतलब हुआ कि जब धरातल के भूगर्भ के अंदर से मैग्मा यानी पिघले हुए चट्टान बाहर निकले, मैग्मा बाहर निकलकर दरार के द्वारा बाहर निकलकर जब फिशर इरप्शन हुआ तो बड़े क्षेत्र पर फैल गया, और फैलने से वह फैलकर ठंडा हुआ और ठंडा होकर वह बैसाल्ट का रूप ग्रहण कर लिया। और यही क्षेत्र भारत में दक्कन लावा पठार कहलाता है। और यह पठार निर्मित है बैसाल्ट चट्टान से। चूंकि बैसाल्ट चट्टान का रंग काला होता है, तो इस चट्टान के टूटने फूटने से इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बाहर में निकलकर जब बैसाल्ट ठंडा होता है तो ठंडा होने से उसके कण महीन हो जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी में कण महीन महीन पाए जाते हैं। और इसकी नमी धारण करने की दक्षता, क्षमता बहुत अधिक होती है। और जब नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तो फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है। यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात है, ध्यान दीजिए कि जलोढ़ मिट्टी जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता इससे कम होती है, जिसके कारण वहाँ सिंचाई की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब आपके सामने जो भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, उसमें काली मिट्टी के क्षेत्र को पहचानिए, ब्लैक सॉइल के क्षेत्र को पहचानिए। इसमें भूरा रंग से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। उसके बाद दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, कुछ छत्तीसगढ़, कर्नाटक का उत्तरी भाग आदि में यह मिट्टी फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र और तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में
कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना, मैग्नीशियम, पोटास जैसे तत्व की अधिकता पाए जाने के कारण यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से जलोढ़ मिट्टी के साथ एक है। यह मिट्टी सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, तो जिसके कारण कपास के साथ साथ हाल के वर्षों में गन्ना, प्याज, संतरा आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने देखा मृदा निर्माण की परिच्छेदिका कैसे मिट्टी बनती है, उसके बाद भारत की कौन कौन सी प्रमुख मृदाएं हैं और जलोढ़ एवं काली मृदा के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मृदा के शेष प्रकार और मृदा संरक्षण को देखेंगे।